हाय फ्रेंड्स, मंजिल मिली ना हम सफ़र, तीन औरतें तीन कहानियाँ। मतमूल खान इस्म ब मुसम्मा था कि वाकई धन दौलत इसकी तिजोरियों में समाते न थे। वो ख़ानदानी रईस था, लिहाजा इस घराने के तमाम मर्द अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की कुदरत रखते थे। 18 बरस की उम्र में मतमूल का नूरे नज़र आलिए जान ऐसी जगह जाने लगा जहाँ इस जैसे नौजवान झूठी मोहब्बत का खेल खेलते हैं और ज़िंदगी की रंगीनियों का लुत्फ़ उठाते हैं कि गुनाह और सवाब और नेकी बदी की तमीज़ जाती रहती। इसी बदनाम जगह ही एक दिन आलिए जा की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो गई जो फिल्म में एक्स्ट्रा के रोल करती थी। ये कोई नामी गिरामी एक्ट्रेस ना थी, बल्कि फिल्म के पर्दे पर हीरोइन के रक्स के पसे मंजर में हिलती जुलती लड़कियों के साथ परछाइयों के तौर पर दिखाई जाती। ये लड़कियां वो परछाइयां होती हैं जिनके चेहरे कैमरे के सामने एक साथ को आकर चश्मे ज़दन में गायब हो जाते थे, जबकि वो तो शौक नामवरी का चिराग दिल में जलाए इस उम्मीद के साथ फिल्मी दुनिया में आई थी कि इसका हुस्न इसे हीरोइन का मुकाम दिला देगा। इसके हुस्न ने यहाँ शदीद इस्तराब का दर्द सहा, मगर मंजिल ना मिली और वो घोर अंधेरों की नज़र हो गई। इस मुस्तरिब रूह का नाम माहिर रोज़ था। माहिर रोज़ अब महर रोज़ हो गई थी। वो महर पर शब तुलू होकर हर सुबह सवेरा होते ही सियाही के समंदर में डूब जाता था, जो इसको खरीदने वाले अपनी उजली दुनिया की राह लेते थे। महर रोज़ के चाहने के बावजूद इनमें से कोई भी अपने घर की इज्जत बनाने पर इसको तैयार ना था, क्योंकि ये वो चांद ना था जो अंधेरों में भटकते हुओं को रोशनी दिखाता है और मंजिल की तरफ रहनुमाई के लिए चमकता है। इसकी तो अपनी ज़िंदगी की गुत्थी बहरे जुल्मत में तैर रही थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर आई और अपना आप गंवा बैठी। जब वो आलिया जा को मिली, वो इसके हुस्न से मशहूर हो गया। इसने तो सिर्फ एक शब की मेहमान समझकर मुलाकात की थी, मगर इस लड़की में जाने क्या बात नजर आई कि वो महर रोज़ की जुल्फ का असीर हो गया। मुलाकातों में दिली ताल्लुक बढ़ा। फिर ऐसा वक्त आ गया कि इस रईसजादे ने फैसला कर लिया कि वो महर रोज़ से शादी करेगा और दुल्हन बनाकर अपनी हवेली में ले जाएगा। घर में शादी की बात चली। आलिया जा ने बाप से साफ कह दिया कि वो अपनी दुल्हन पसंद कर चुका है और महर रोज़ से शादी ही इसकी आरजुओं की तकमील है। जब मतमूल खान को मालूम हुआ कि महर रोज़ के रोज़गार का वसीला क्या है, इनको झटका लगा। बेटे की पसंद किसी सूरत कबूल ना थी, क्योंकि इनके नज़दीक महर रोज़ बिकाऊ शय थी। ऐसी लड़की भला क्यों कर इनके घर की बहू और नस्ल की परवरदा हो सकती थी। इसने बेटे को इस अमर से बाज रखने की बहुत कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह ना माना। पहले से ज़्यादा महर रोज़ से मेलजोल बढ़ा लिया और इसको सिर्फ अपना पाबंद कर लिया। वो अब आलिया जा के सिवा किसी और से ना मिलती थी। जब बाप अपने सरकश बेटे को इसके इरादे से बाज ना रख सका, तो इसकी अनोखी तदबीर ने काम कर दिखाया। वो लाहौर चला गया और बहुत सी दौलत महर रोज़ की माँ को देकर इसकी लड़की को हासिल कर लिया। वो जब महर रोज़ को लाहौर वाली कोठी पर ले गया, वो चौंक गई। ये जगह जानी पहचानी थी। वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी थी। क्या आपका नाम मतमूल खान है? मैं कोई भी हूँ, तुमको इससे क्या कर्ज? तुम बिक सकती हो, इसलिए मैंने तुमको खरीद लिया है। खान की ये बात सुनकर लड़की के दिल को धक्का लगा। वो कयामत की रात तो गुजर गई, मगर सुबह माँ के डेरे पर आकर इसने जहर पी लिया और हमेशा की नींद सो गई। वो गुमनाम एक्स्ट्रा जो शोहरत की तलाश में अंधेरों में भटकती फिर रही थी, आज की सुबह अखबारात में इसकी खुदकुशी की खबर ने इसे बाब में शहरत पर पहुंचा दिया था। फिल्म एक्स्ट्रा के हवाले से महर रोज़ की खबर जब अखबारात में शाया हुई, मतमूल खान का नूरे नज़र तो जैसे पागल हो गया। फिर जब इसके इल्म में ये बात आई कि इसके मगरूर और ज़िद्दी बाप की किसी काबिल मुज़म्मत हरकत की वजह से इसकी मोहब्बत का चिराग गुल हुआ है, तो इसकी हालत गैर हो गई। वो कई दिनों तक अपने कमरे में बंद शिद्दत गम की वजह से दुनिया और माफिया से बेगाना हो रहा। ऐसा लगता था वो मर चुका है। दोस्तों ने इसे बहुत समझाया, सहारा दिया। वो जो अपने हवास खो चुका था, रफ्ता रफ्ता फिर से संभलने लगा। गम में सुलगते सुलगते बिलाखिर इसने खुद को दुख्तर ज़र की मदहोशी और रक्स व सुरूर की महफिलों में गुम कर दिया। इसकी हालत ज़ार और बुर्दबादी पर मतमूल खान बेनियाज होकर रहा। वो खुश था कि अपने ज़िद्दी लड़के को अच्छा सबक सिखा दिया है। अब कभी वो किसी रकासा से उम्र भर का बंधन बांधने की ख्वाहिश नहीं करेगा, क्योंकि ये बिकाऊ खिलौने सिर्फ खेलने के लिए होते हैं, उम्र भर का बंधन बांधने के लिए नहीं होते। मतमूल खान एक कबीले का सरदार था और आलिया जा आपका वारिस और जानशीन। इसने बाप से कहा, ठीक है, आप ये जंग जीत चुके हैं, लेकिन मैं भी हारा नहीं हूँ। आप अपनी आइंदा नस्ल को एक रकासा की गोद से बचाना चाहते थे,
लेकिन अब आप किसी और औरत की गोद में अपनी नस्ल को परवान चढ़ता ना देख सकेंगे, क्योंकि मैंने अहद किया है कि उम्र भर शादी ना करूँगा, ताकि आपकी वसीओ अरीस जागीर अपने वारिस के लिए तरसती रह जाए। बाप ने इसको मनाने के लिए जतन किए तो वो बोला, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं, मुझको बस आप अपना ये घर इनायत कर दें जो हमारे आबाओ अजदाद का है और जिसमें आप रहते हैं। अपने लिए तो आप कोई दूसरा महल मुंतखब कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश नहीं कि जिसको पूरा करने में मुझे आर या कोई परेशानी हो। ये महल अब भी तुम्हारा है और मेरे बाद भी तुम ही इसके मालिक व वारिस हो, लेकिन तुम दूसरी रिहाइश का ले लो। नहीं, आप इसी को मेरे लिए खाली कर दें, इसके सिवा मैं आपसे कुछ न मांगूंगा। मुझे यही पुरानी रिहाइशगाह ही मतलूब है। बाप ने कुछ देर सोचा और फिर वो अपने तामीर करदा एक और घर में मुंतकिल हो गया और ये इमारत मुकम्मल तौर पर आलिया जा की दस्तरस में दे दी। आली जा ने सबसे पहला काम ये किया कि तमन महल की तख्ती हटाकर इसके ऊपर मतमूल महल लिखवा दिया और फिर इसको अपनी रिहाइश गाह में तब्दील कर दिया। इसके बाद आलिया जा ने अपने बाप दादा की रिहाइश के इस महल नुमा घर को सजाकर इसको उरूसी महल में तब्दील कर दिया। अब वो हर रोज़ यहाँ एक सजी सजाई दुल्हन लाता और अगले रोज़ इसको रुखसत कर देता। अरसे तक यही तमाशा होता रहा और बाप अपनी आंखों से बेटे की खराबियां देखता रहा, जो इंतकाम की आग में जलते हुए खुद को और बाप दादा की नामुस को इंतकाम के अलाव में झोंक रहा था। वो बेटे के अंदर आतिशे फिशा के लावे को जान चुका था, इसलिए चाहते हुए भी इसको ना रोक सका। रोकने की इसमें हिम्मत ही ना रही थी, क्योंकि इनको इल्म था कि अगर ये लावा तंद हो जाए तो बहुत भयानक तब्दीलियां ला सकता है। बाप की खामोशी ने बेटे के इंतकाम की आग को सर्द कर दिया। वो पत्थर दिल सही, मगर कभी तो पत्थर में भी जोंक लग जाती है। एक दिन मतमूल खान बेटे के पास आया और कहा, मेरे शेर, अब ये खेल बंद करो और तमन अली की तौकीर को तमाशा मत बनाओ, और नहीं तो अपने कबीले का ही ख्याल कर लो जिसने तुम ही से मुस्तकबिल की उम्मीदें लगा रखी हैं। आप बताइए कि अब क्या चाहते हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि बाप दादा के घर की पाकीज़गी को मज़ीद बर्बाद मत करो और इसको शारगाह बनाने के बजाय घर में तब्दील कर दो। वो कैसे सरदार साहब, बताइए, मैं आपके हुक्म की तामील कर दूंगा। तुम एक बार अपने मामू की बेटी फरीहा बीबी को एक नज़र देख लो, ताकि मैं इसके साथ तुम्हारी शादी की बात कर सकूं। फरीहा बीबी ना सिर्फ जागीरदार की बेटी है, बल्कि वो पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी है। ठीक है बाबा जान, इसने एक फर्मा बरदार बेटे की मानित सर को झुका लिया। मतमूल खान खुश हो गया कि शायद बेटा अब राह रास्त पर आ गया है। इत्तफाक से एक दिन आलिया खान माँ से मिलने गया तो बाप के घर फरीहा बीबी आई हुई थी। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी। महर रोज़ के बाद जो लड़की इसकी ज़िंदगी में दूसरी बार पसंद आई वो फरीहा ही थी। इसने इसके साथ बातचीत की और फिर वो मामू के घर तवातर से आने जाने लगा। ये दोनों आपस में बातचीत करते और जब फरीहा बीबी को शॉपिंग करनी होती तो ममानी इससे कहती हैं कि आलिया जा, मेरी बेटी को तुम शहर ले जाओ, इस तरह ये घूम फिर भी लेगी। दोनों में प्यार बढ़ा। मोहब्बत ने इसके घायल दिल में एक बार फिर से प्यार के फूल खिला दिए। फरीहा ने आली से कहा कि अब तुम अपनी माँ से रिश्ते की बात करो, ताकि तुम्हारे वालिदैन मेरे वालिदैन से रिश्ता तलब करने आ जाएं। मैं शादी ना करने की कसम खा चुका हूँ, मैं इनसे अब ये बात नहीं कह सकता। हाँ, अगर तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज करने पर तैयार हो तो हम शादी कर लेते हैं। वो आली का ये बयान सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, मगर इस तरह तो हमारे वालिदैन हमारी शादी में शिरकत ना कर सकेंगे। ये कहकर फरीहा ने इसके ख्याल को रद्द कर दिया, मगर इसने माँ को ये बात बता दी। बेटी, तुम इससे दूर ही रहो, इस लड़के के दिमाग में कुछ खराबी है। पहले भी इसके टेढ़ेपन के अफसाने मशहूर हो चुके हैं। मैंने तो तुम्हारे वालिद की ख्वाहिश पर इसको कबूल करना चाहा, लेकिन ये बेतुकी बात सुनकर कौन अपनी बेटी का रिश्ता इस कुछ फहम को देगा। फरीहा ने माँ से कह तो दिया। अब पछताई, इस माँ की बातें भी पसंद ना आई। अगरचा इसकी माँ अपनी जगह ठीक थी, लेकिन दिलों के मामले तो खुदा की पनाह बेख्तियार और तंदो तेज मौजों की मानिद होते हैं। फरीहा ने आलिया जा को दिल में बसा लिया था। अब इसके सिवा इसको कोई और पसंद नहीं आता। वो सोचती, बेशक मेरी शादी आली से मुमकिन नहीं तो किसी और से भी ना हो, मैं यूं ही बिन ब्याही रह जाऊं तो अच्छा है। किसी और के साथ शादी करना अब गवारा ना था। जैसा वो सोच रही थी वैसा इसके वालिदैन नहीं सोच रहे थे। इन्होंने इसका रिश्ता इसके और दूसरे कज़न से कर दिया जो बैरून मुल्क गया हुआ था। टेलीफोन पर निकाह हुआ और फरीहा को इसके दुल्हे की तरफ रवाना कर दिया गया। फरीहा जब एयरपोर्ट पर उतरी, इसका दुल्हा इसको लेने आया हुआ था। वो अफसुर्दा और शिकस्ता दिल थी। नदीम ने महसूस कर लिया कि वो यहाँ आने पर खुश नहीं है। नदीम आला तालीम याफ्ता लड़का था। इसने उदासी का सबब पूछा तो फरीहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। तब वो दिलजोई करने लगा और कहा, जो दिल में है मुझे शौहर नहीं सच्चा दोस्त समझकर कह दो। मैं इस बात का हरगिज़ बुरा नहीं मनाऊंगा कि तुमको मैं पसंद नहीं आया, बल्कि जो होगा तुम्हारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक होगा। मैं तुम्हारी खुशी, रज़ा और मर्ज़ी का एहतराम मुकदम रखूंगा।
اگر تم یہاں میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تب بھی میں تم کو تمہاری مرضی سے آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنی خوشی کی زندگی گزار سکو۔ فریحہ کے دل پر جو بوجھ تھا اور جو بات وہ والدین سے نہ کہہ سکتی تھی، ندیم کے دوستانہ رویے کی وجہ سے اس سے کہہ دی کہ میں تم سے نہیں عالیہ جہاں سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن والدین نہیں مانے اور مجھے میری مرضی کے خلاف بھیج دیا ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، یا تو میں جبر سے تمہارے ساتھ زندگی گزاروں یا پھر میں جبر کا نہیں، شخصی آزادی کا قائل ہوں۔ تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر سکتا ہوں۔ بہرحال اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو۔ سوچنے کے لیے مجھے وقت چاہیے اور یہاں تمہارے ساتھ رہ کر میں کچھ بھی نہیں سوچ سکتی۔ میں تم کو واپس پاکستان بھیج دیتا ہوں اور تمہاری مرضی کے مطابق پھر میں تم کو وہ کاغذات بھی بھجوا دوں گا جو تم چاہو گی۔ ندیم نے یہی کیا۔ اس نے فریحہ کو پاکستان واپس بھیج دیا، لیکن وہ اپنے یا ندیم کے والدین کے گھر جانے کے بجائے ہوٹل چلی گئی اور وہاں سے عالیہ جہاں سے رابطہ کیا جو اسے ہوٹل سے لاہور والے گھر لے آیا۔ کہا کہ اب تم میرے پاس رہو جب تک کہ ندیم تم کو طلاق کے کاغذات نہیں بھجواتا۔ فریحہ نے ندیم کو فون کیا کہ مجھے طلاق کے کاغذات اس پتے پر بھیجو۔ کئی ماہ گزر گئے، اس نے طلاق کے کاغذات نہ بھیجے۔ فریحہ نے فون کیا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری مرضی پر فیصلہ کر دو گے، اب میری مرضی سے میں نے آگاہ کر دیا ہے تو کاغذات کیوں نہیں بھیج رہے؟ کیا تم نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا؟ مذاق میں نے نہیں، مذاق تو تم نے کیا تھا میرے ساتھ۔ جب میرے ساتھ نکاح قبول نہ تھا تو ٹیلی فون پر ہاں کیوں کری تھی؟ اب میں تم کو کاغذات نہ بھیجوں گا۔ کیا اس لیے طلاق دوں کہ تم اپنے محبوب سے شادی کر سکو؟ ہرگز نہیں، تم عمر بھر یوں ہی لٹکتی رہو گی۔ یہ جواب سن کر وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی ندیم جتنا بھی پڑھ لکھ گیا ہے وہ تھا تو گاؤں کا ہی آدمی، اس نے وہی کیا جو کوئی دیہاتی کرتا ہے۔ وہ عالیہ جا کے ساتھ لاہور میں تھی، اس نے خلا کا کیس کیا۔ 4 سال گزر گئے، اب عالی کا دل بھی اس سے اوب گیا تھا، مگر رکھنے پر مجبور تھا کہ میکہ اور سسرال دونوں اسے قبول نہ کرتے۔ اس نے اپنے ایک دوست انور سے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں ایک نئی دلہن کی پذیرائی کے لیے، میں زیادہ دنوں تک ایک ہی راستے پر سفر نہیں کر سکتا اور فریحہ میری ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے خاندانوں میں اس کی وجہ سے شدید رنجش پڑ گئی ہے، لہٰذا تم اس کو میرے تمن محل جانے کی اطلاع پہنچا دینا۔ انور نے ایسا ہی کیا۔ اس نے جا کر فریحہ سے کہا کہ وہ تمن محل چلا گیا ہے ایک نئی دلہن کی پذیرائی کے لیے، بہتر ہے کہ تم خود اپنے والدین سے رابطہ کر لو۔ فریحہ کو اس کی بات کا اعتبار نہ آیا، خواہ محبت کے رشتے پر کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو، عورت ایسی بات سن کر ٹھہر نہیں سکتی۔ فریحہ بھی عالی کے پیچھے گاؤں روانہ ہو گئی۔ جب وہ تمن محل آئی، دروازے پر دستک دی تو اس نے ایک سجی ہوئی عورت کو دیکھا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ شاید وہ ندی میں چھلانگ لگا دیتی، لیکن ڈرائیور نے ایسا نہ کرنے دیا اور ایک آدمی کو بھیج کر اس کے والدین کو اطلاع کر دی۔ یوں عالیہ جا کے ماموں بیٹی کو گھر لے گئے، کیونکہ وہ اگر اس کو گھر نہ لے جائے تو سارے گاؤں میں سے جو بات چھپی ہوئی تھی وہ تشت ازبام ہو جاتی اور ان کی بڑی جگ ہنسائی ہوتی۔ اس کے بعد فریحہ نے عمر بھر شادی کی اور نہ ہی گھر سے باہر قدم نکالا۔ وہ باپ کے اونچے گھر کی بلند 4 دیواری میں ہی زندگی کے دن پورے کر کے اپنے خالق کے پاس چلی گئی۔ اس طرح ایک ضدی بیٹے اور سردار باپ کے بیچ اختلاف کی سزا ایک معصوم لڑکی کو ملی اور وہ عمر بھر خوشیوں کو ترستی رہ گئی۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تھینک یو۔